नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लिखा है रघुवीर सहाय ने, और इस कविता में रघुवीर सहाय ने एक अपाहिज की व्यथा का वर्णन किया है, और दूसरी ओर उन्होंने मीडिया को संवेदनहीन बताते हुए किस तरह से एक अपाहिज के बारे में वो सोचते हैं या अपाहिज को किस तरह से दर्शाते हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रघुवीर सहाय जी का व्यक्तित्व। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। इसके पश्चात आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में हुई। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसी, लोग भूल गए हैं। काव्यगत रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। ये साठोत्री काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील एवं चेतना संपन्न रचनाकार है। साठोत्री का मतलब होता है बेटा 1960 के बाद से आने वाली कविताएं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविताएं लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्होंने हमारी चेतना को स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता का सनसनीखेज रपटे ही नहीं रह जाते, अपितु वे आत्म अन्वेषण के माध्यम भी बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। उन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों और उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रख दिया जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता की ओर पाठकों का ध्यान खींचा। ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये कविता लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे यानी एक अपंग व्यक्ति को, जिसका कोई अंग खराब होता है, उस व्यक्ति को की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने तथा दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए।
कहने का अभिप्राय ये है कि यदि हम किसी का दुख दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं तो हमें अपने स्वार्थ पूर्ति की बजाय उसके प्रति हम वास्तविक रूप से संवेदनशील हों, वास्तव में ही हमें उसका दुख हो और दूसरों को भी उसके दुख में दुखी होने के लिए पूरा दावेदार बनाएं। लेकिन आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। तो रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में ये सब लिखा है। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। भयाक्रांत यानी कि डर से डरे हुए अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता में अन्यतम विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है, साथ ही अपने काव्य में सीधी, सरल और सदी हुई भाषा का प्रयोग किया है। इस कविता का क्या सार है, क्या कहा गया है इस कविता में, ये अब पढ़ते हैं हम। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरों को कमज़ोर कहते हैं। वो स्वयं को शक्तिशाली कहते हैं कि हम में इतनी शक्ति है कि हम किसी के भी दुख को दूरदर्शन पर दिखा सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति को अपने सामने वो कमज़ोर मानते हैं। वे एक कमज़ोर व्यक्ति को अर्थात शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को स्टूडियो में लेकर आते हैं और विकलांग से पूछते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? अरे ये कैसा क्वेश्चन है, आप अपाहिज क्यों हैं? ऐसे ऐसे बेतुके प्रश्न पूछते हैं। आपको इससे क्या दुख होता है? जब किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा हो या उसको कहीं दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है, और मीडिया वाला उससे पूछे कि इस दर्द से आपको कैसा महसूस आ रहा है, सोच के देखो क्या होता होगा। तो आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है, क्योंकि उसे तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता यानी कि दूरदर्शन का संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस विकलांग को रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। अगर वो दर्शकों में करुणा का भाव जगाएगा, विकलांग के साथ दर्शक भी रोएंगे, तभी तो उसका उद्देश्य पूरा होगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, किंतु लास्ट में जब पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर वह कट कर देता है तो इस वाक्य से उसके व्यापार की सारी पोल खुल जाती है। तो अब चलते हैं हम कविता की ओर। दूरदर्शन संचालक कहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे प्रश्न पूछेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। समर्थ साधनों से पूर्ण, सक्षम, और दुर्बल होता है कमज़ोर। तो इसका प्रसंग हम दे सकते हैं कि ये पंक्तियाँ हमारी 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में से संकलित की गई है। इसमें दूरदर्शन संचालक एक बंद कमरे में अपंग व्यक्ति को लाते हैं और फिर उसका साक्षात करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कि इसमें रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि मीडिया की संवेदनहीनता तो देखो। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुखों को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं, इसलिए तो स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे
जो कि अपाहिज है और चल फिर नहीं सकता है, उसे बुलाएंगे और उससे कई तरह के बेतुके प्रश्न पूछेंगे। आगे कहती हैं, उससे प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे? तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अपने जो उसका फोटोग्राफर होता है, जो वीडियो बना रहा होता है, उसे कहता है कि इसकी ओर इसे जूम करके दिखाओ, इसको, इसके जो अपाहिजपन है, ये जो दिव्यांग व्यक्ति है, इसके अपाहिजपन को बड़ा बड़ा करके दिखाओ। जिस तरह से स्टूडियो में कैमरे वगैरह लगे होते हैं और उसमें वो बोलता है। तो अब उससे वो प्रश्न क्या पूछता है? क्या आप अपाहिज हैं? यदि आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या बेतुका सवाल है। क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? अरे अगर कोई अपाहिज है, अगर किसी का कोई अंग भंग है, तो क्या उसको दुख नहीं देता होगा क्या? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा। वो प्रश्न पे प्रश्न किए जाएंगे, अपाहिज बेचारा क्या उत्तर देगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इसी बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको किसको? अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ। फिर उसे जब वो बड़ा करेगा अपाहिज को, उसको जूम करके दिखाएगा, तो वो इससे प्रश्न पूछेगा कि आपको क्या दुख है, आपको क्या कष्ट है, अपने दुख को जल्दी से बताओ। अपाहिज इसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है उस अपाहिज का लगभग एक मजाक सा उड़ा रहे हैं। अब आगे दूरदर्शन संचालक क्या कहता है? सोचिए, ज़रा सोचिए तो बताइए, सोच कर बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कि कैसा लगता है? अब आप अपाहिज हैं तो बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है। और फिर क्या करेगा? हम खुद इशारे से बताएंगी। क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी देर कोशिश करिए, नहीं तो यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं अब भी उसके रो पड़ने का। आगे कार्यक्रम संचालक उसको कहता है, जब उसे पूछता है कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, आपको दुख तो होता होगा। फिर कहता है कि थोड़ा सा सोच कर बताओ। अरे कोशिश तो करो। जब अपाहिज कोई कोशिश नहीं करता, अपाहिज उसको कोई अवसर नहीं दे पाता। यदि आप इस समय नहीं बता, तो वो क्या कहता है? यदि आप इस समय नहीं बताएंगे तो अपना एक सुनहरा अवसर खो देंगे। वो इशारा करता है कि बताओ, और जब अपाहिज कुछ नहीं बताता तो स्वयं खुद से इशारे करके बताता, क्या ऐसे लगता है, क्या ऐसे लगता है। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। किसके अनुसार? संचालक के अनुसार अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा को सामने रख सके, क्योंकि आज तो उन्होंने अपाहिज व्यक्ति को पूरा मौका दिया है कि वो समाज को अपनी पीड़ा बता सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। लोगों से कहते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हमारा जो मेन लक्ष्य है ना, इस अपाहिज का दुख दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं है, अपितु हमारा लक्ष्य तो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। और इसके लिए हम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो अपाहिज रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। समाज पर भी कौन कटाक्ष करता है? समाज पर भी देखने वाले और सुनने वाले कटाक्ष करते हैं कि वे भी चाहते हैं कि अब रोया, कि जब जितने क्वेश्चन वो पूछते हैं और वो पहले दिल थाम कर उसे देखते हैं और फिर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब रोया कि अब रोया, वो भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जब ये रोएगा तभी उन लोगों के मन में उसके प्रति करुणा जागती है। आगे वो कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर,
बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा करते हैं कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाते हैं। कवि कहता है कि मीडिया वाले यानी कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँखों की, उसकी आँखों से जब आंसू निकलते होंगे तो उसकी आँखें थोड़ी फूल जाती हैं, उस तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी यानी कि कसमसाहट, कसमसाहट का मतलब होता है बेचैनी, और कुछ ना बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे, क्योंकि अपाहिज अपने दुख में दुखी कुछ बता नहीं पा रहा है। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा यानी कि उसकी फूली हुई आंखें दिखाकर, और जब वो बोल नहीं पाता उसके होठ कसमसाहट की तरह हिलते रहते हैं, केवल होठों से फड़फड़ाता रहता है, तो वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि देखो बेचारा उत्तर भी नहीं दे पा रहा है, इतना दुख से दुखी हो गया है कि इसका गला आंसुओं से भर गया है, तो उत्तर भी नहीं दे पा रहा है। और वे कोशिश करते हैं कि वो अपाहिज रोने लगे। जब अपाहिज को ना तो कोई उत्तर दे पाता है ना ही रोता है, तो साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि आप धैर्य धीरज रखिए, देखते रहिए, ये अवश्य रोएगा, ये अपने दुख को अवश्य प्रकट करेगा। और फिर आगे वो कहते हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। और लास्ट में क्या होता है, जब वो अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है, उसके बार बार प्रश्न पूछने पर भी नहीं रोता है, पहले तो वो दर्शकों को कहते हैं कि धैर्य रखो, ये अवश्य रोएगा, लेकिन जब वो फिर भी नहीं रोता है, कोशिश करने के बाद भी नहीं रोता है, तो वे अपने कैमरे वाले को निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय तो बहुत महंगा है ना। माना कि अपाहिज का समय महंगा नहीं है, लेकिन मीडिया का समय तो बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका मकसद तो पूरा हो गया। और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर यह कार्यक्रम देख रहे थे। ये जो कार्यक्रम देख रहे थे, ये एक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम था। केवल एक थोड़ी सी कसर रह गई है। वो क्या कसर रह गई है कि हम उस अपाहिज को आपके साथ नहीं रुला पाए, फिर भी आपने देखा, और ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से कहकर वो उस कैमरे के वीडियो को काट देते हैं। तो बच्चों, हमने ये पढ़ी कविता, और अब देख लेते हैं इसका शिल्प सौंदर्य क्या है, यानी कि काव्य सौंदर्य। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज और सरल है। प्रश्न शैली से संचालकों की मानसिकता को प्रकट किया गया है। भाषा में व्यंग्यात्मकता का गुण है। नाटकीयता है, यानी कि एक नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। कविता में कहानी व पटकथा का स्वरूप भी प्रकट होता है। कोष्ठक, बहुत सारी जगह इस कविता में कई शब्द जो हैं वो कोष्ठक में दिए गए हैं। और कोष्ठक क्या करते हैं, कोष्ठकों का प्रयोग भावों को स्पष्ट करता है। करुण रस है और मुक्तक छंद है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और प्रश्न अलंकार का प्रयोग कविता को प्रभावशाली बना देता है। तो ये थी यह कविता की व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य। तो बच्चों, आप इस कविता को फिर से पढ़िए, इसके मुश्किल शब्दों को याद कीजिए, इसका भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य भी दोबारा से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम इस कविता के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।